नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में। अगले साल होने वाले यूपी विधानसभा चुनावों को लेकर भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारियों में जुट गई है। सूत्रों के मुताबिक उत्तर प्रदेश के बीजेपी सांसद दिल्ली में पार्टी प्रमुख जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे और आज और कल 2 दिनों तक ये मुलाकात चलने वाली है और इसी बैठक में विधानसभा चुनावों की रणनीति पर भी चर्चा की जाएगी। सूत्रों के मुताबिक यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ उनके 2 डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा और केशव प्रसाद मौर्य भी बैठक में मौजूद रहेंगे और इस दौरान लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सभी बीजेपी सांसद बैठक में मौजूद होंगे। सूत्रों ने कहा कि बैठक में उन्हें निर्देश दिया जाएगा कि वो अपने निर्वाचन क्षेत्र में लोगों तक पहुंचे और उनके सामने आने वाली समस्याओं से अवगत रहें। उन्हें अपने निर्वाचन क्षेत्रों के लोगों के साथ साथ भागीदारी बढ़ाने के लिए भी कहा जाएगा और इसके अलावा सांसदों को अपने क्षेत्र के लोगों को राज्य और केंद्र सरकार दोनों की ओर से किए गए कार्यों से अवगत कराने के लिए भी कहा गया है। यूपी के बीजेपी में चुनावी बिगुल बजा दिया है और 16 जुलाई को पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नई दिल्ली में उत्तर प्रदेश बीजेपी कार्य समिति के सदस्यों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की थी। 18 जुलाई को लखनऊ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बीजेपी की समन्वय बैठक भी हो चुकी है। बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में होने वाले हैं और बीजेपी ने 2017 के विधानसभा चुनावों में राज्य में सत्ता में वापसी की थी। यूपी की 403 सदस्यीय विधानसभा में प्रमुख दलों में बीजेपी के 309 और सपा के 49, बसपा के 18 और कांग्रेस के 7 विधायक फिलहाल हैं और आगे इस बार भी 300 पार का लक्ष्य बीजेपी ने रख दिया है और अब देखना होगा कि ये 300 पार का लक्ष्य बीजेपी कैसे हासिल करेगी। हालांकि पिछले विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाई थी। 309 सीटें बीजेपी को मिली थी, सपा को 49, बसपा को 18 और कांग्रेस को 7 सीटें यहां पर मिली थी। तो अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारियों में जुट गई है। पूरे तरीके से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। यूपी चुनाव समेत कई मुद्दों पर आज चर्चा होने वाली है। सूत्रों के मुताबिक उत्तर प्रदेश के बीजेपी सांसद दिल्ली में पार्टी प्रमुख जेपी नड्डा से मुलाकात आज करने जा रहे हैं। ये मुलाकात आज और कल 2 दिनों तक चलने वाली है और इस बैठक में विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा की जाएगी कि किस तरीके से आगे विधानसभा चुनावों के मद्देनजर मैदान में उतरा जाए और जनता को अपनी उपलब्धियां गिनवाई जाए। इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक संसद में ही ऐलान किया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 75 साल, 75 घंटे और 75 गांव, इस तरीके का उन्होंने एक मूल मंत्र दिया है। यानी कि अब देश को 15 अगस्त को 75 साल होने जा रहे हैं पूरे और इसी 75 साल में सभी सांसदों को उन्होंने कहा है कि 75 गांवों में जाएं, अपने अपने एक टीम बनाएं, 75 गांवों में जाएं और अपने अपने क्षेत्र में 75 घंटे वहां पर रुकें और लोगों को अपनी उपलब्धियां गिनवाएं। लोगों के पास क्या कुछ समस्याएं हैं वो उनसे जानें और आगे जनसंख्या नियंत्रण के लिए किस तरीके के सुझाव हो सकते हैं और साथ ही साथ देश को किस तरीके से आगे बढ़ाया जा सकता है। 75 साल और आगे 100 साल पूरे होने वाले हैं, 100 साल में हम कितना आगे जा सकते हैं, इस तरीके के सुझाव लेने के लिए भी कहा है। कहीं ना कहीं ये विधानसभा चुनावों के मद्देनजर भी हो सकता है क्योंकि अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। तमाम पार्टियां जुट गई हैं और इसी तैयारियों के बीच ये 75 का मंत्र, मूल मंत्र जो दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, ये हो सकता है। आपको बता दें कि फिलहाल उत्तर प्रदेश में चुनावी बिगुल बज चुका है। खुद जेपी नड्डा और स्वयंसेवक संघ के कई पदाधिकारी जो हैं वो कई बार बैठकें कर चुके हैं। 18 जुलाई को लखनऊ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बीजेपी की समन्वय बैठक हो चुकी है। इससे पहले 16 जुलाई को पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा नई दिल्ली में उत्तर प्रदेश बीजेपी कार्य समिति के सदस्यों के साथ महत्वपूर्ण बैठक कर चुके हैं और अब देखना होगा कि जिस तरीके से साफ है कि दिग्गज भी इस बार मैदान में उतारे जाएंगे, तो ये भी देखना होगा कि सीएम योगी आदित्यनाथ खुद कहां से चुनाव लड़ते हैं। हालांकि सूत्रों के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि अयोध्या से वो चुनाव लड़ सकते हैं। तो इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुंवर सिंह जी कांग्रेस से प्रवक्ता मौजूद हैं। बहुत स्वागत है कुंवर जी आपका।
बीजेपी ने धन्यवाद बहन तैयारियां जी। पूरे तरीके से शुरू कर दी हैं। आज एक बार फिर से जेपी नड्डा के साथ बैठक होने जा रही है। कांग्रेस की क्या कुछ तैयारियां? कांग्रेस अपने कार्य पर लगी हुई है। हमारी नेता प्रियंका गांधी, प्रदेश अध्यक्ष लल्लू जी, जितने भी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पूरी तन्मयता के साथ उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे। आने वाला समय, क्योंकि भाजपा को दुनिया ने देख लिया, योगी आदित्यनाथ को दुनिया ने देख लिया। हम्म। महामारी में भी चुनाव प्रचार, महामारी में भी चुनाव संबंधी बैठक और महामारी में भी सिर्फ चुनाव की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी को दुनिया ने देख लिया। गंगा में तैरते हुए 100, जो इनकी बात से असहमत हो उस पर देशद्रोह का कानून, रात को बेटियों की लाशें जलना, कौन सा ऐसा काम बचा है जिसको योगी आदित्यनाथ जी ने बखूबी ना निभाया हो, सिर्फ जनता के हित के अलावा। हम्म। तो दुनिया देख चुकी है, भाजपा को देख चुकी है, नरेंद्र मोदी जी को देख चुकी है, विश्व देख रहा है। विश्व स्तर पर आपने जिस तरह से अपने ही देश के लोगों का जासूसी कराकर नाक कटवाई है और गरीब का पैसा पानी की तरह बहाया है, आपको दुनिया माफ नहीं कर सकती। लेकिन किसान बीजेपी इस आंदोलन बार पर है। दिग्गजों के चेहरे पर दाव खेलने जा रही है कुंवर जी। खुद योगी आदित्यनाथ, केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा, स्वतंत्र देव सिंह, तमाम ऐसे बड़े नेता, राज्यपाल हैं, जो तमाम ये लोग हैं जिनके चेहरे पर इस बार चुनाव लड़ा जाएगा। इन दिग्गजों को मैदान में उतारा जाएगा। क्या चेहरा कांग्रेस के पास? चेहरा कांग्रेस पार्टी देश की सबसे पुरानी पार्टी हम्म। और हमारी पार्टी में प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश का चेहरा है। हम्म। और प्रियंका गांधी जी पिछले वर्षों से संघर्ष में भी है। अब जब सदन का दरवाजा बंद हो जाता है, योगी आदित्यनाथ की सरकार का अत्याचार बढ़ता है, तो हम रोड पर संघर्ष करते हैं। और हमने तैयारी भी कर ली है, पूरी शिद्दत, पूरी मेहनत, पूरी हिम्मत के साथ चुनाव लड़ेंगे और उत्तर प्रदेश में इस बार नई तकदीर और तस्वीर होगी। हम्म। किन मुद्दों पर इस बार और कांग्रेस चुनाव लड़ेगी और क्या कुछ तैयारियां कांग्रेस ने शुरू कर दी है? क्योंकि देखिए, बीजेपी ने पूर्ण रूप से अपना बहुमत स्थापित करने के लिए 300 पार का नारा भी दिया है और तमाम बातें कह दी है। 75 का मूल मंत्र भी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है। क्या कुछ कांग्रेस की तैयारियां जमीनी हकीकत पर, और किन मुद्दों पर कांग्रेस चुनाव लड़ने वाली है? कांग्रेस के मुद्दे सर्वविदित है। जिस तरह से किसानों के लिए आपने आत्महत्या करने वाला बिल, बंधुआ मजदूर बनाने वाला बिल नरेंद्र मोदी सरकार ने पास किया है, हम उसके विरोध में हैं। हम हम्म। किसानों के साथ हैं। हमारे नेता राहुल गांधी जी और पूरी पार्टी कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ है और हम्म। जब तक ये बिल वापसी नहीं होंगे हम संघर्ष हम्म। करेंगे। लेकिन किसान भी कहीं महिला ना कहीं आपके अत्याचार, खिलाफ आते दिख रहे हैं कुंवर जी। किसानों ने भी अपनी किसान संसद में कांग्रेस के खिलाफ एक निंदा प्रस्ताव पारित किया है, क्योंकि उनका कहना है कि किसानों की आवाज को सदन में विपक्ष ने नहीं उठाया है और वो मात्र वॉकआउट कर रहे हैं। देखिए, जब संसद में संसदीय परंपरा के विरुद्ध कार्य होगा तो संसद अपनी आवाज ही उठा सकता है। जब आप उस पर तानाशाही पूर्वक कार्य करेंगे, उसको जब कोई बिल लाना होता है तो उसके पहले उसको सूचना नहीं होगी, सीधे सदन में पहुंचेंगे और कागज रख दिया जाता है कि ये बिल लाया जाएगा। हम जब स्थगन प्रस्ताव लाते हैं, कांग्रेस पार्टी स्थगन प्रस्ताव लाती है, अन्य कोई दल विपक्ष के स्थगन प्रस्ताव लाते हैं या चर्चा कराना चाहते हैं, तो भाजपा के लोग उसको कार्यसूची में शामिल नहीं करते। तो जाहिर सी बात है कि आप विपक्ष को दरकिनार करते हुए तानाशाही करना चाहते हैं, तो हमारा कार्य रह जाता है कि हम अपनी आवाज को कैसे उठाएं। बैकआउट हमारा हथियार नहीं है, लेकिन जब हमारा दमन होगा, जब हमारा शोषण होगा, तो हमको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, इसलिए हम बैकआउट करते हैं। और किसान देश ठीक है कुंवर जी, मैं लौटूंगी आपके पास। प्रदीप भटनागर जी हमारे साथ बीजेपी से मौजूद है। भटनागर साहब, बहुत स्वागत है आपका एनबी न्यूज पर। भटनागर साहब, आज यूपी विधानसभा चुनाव जो 2022 में होने हैं, उसको लेकर एक बड़ी बैठक होने जा रही है दिल्ली में। तमाम बड़े नेता, खुद योगी आदित्यनाथ अपने दोनों डिप्टी सीएम और विधायकों, सांसदों के साथ दिल्ली पहुंचे हैं और वहां पर जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे। क्या कुछ इस मुलाकात में आज खास रहने वाला है? नहीं, बिल्कुल, देखिए ऐसा है, आज जो आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश दिल्ली आ रहे हैं। उनका जो मूलभूत है, दिल्ली के जो सांसद हैं, उत्तर प्रदेश के सांसद हैं, उनसे मिलने का। विधायक गणों का जो उत्तर प्रदेश के वो नहीं आ रहे हैं, थोड़ा सा मैं बता दूं, क्योंकि आदरणीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, क्योंकि एक आने वाली जो लोकसभा चुनाव है उसके मद्देनजर
जो हमारा पड़ोसी क्षेत्र दिल्ली है उसको भी देखते हुए भी हमने एक जो मुख्यमंत्री जी आना और बैठक का जो एक प्रावधान रखा है उसके लिए एक उद्देश्य है। मैंने कहा कि चुनाव की सरगर्मी तेजी से है चालू हर जगह, इस प्रकार बैठक के लिए आ रहे हैं मुख्यमंत्री जी। हम्म। क्या कुछ इस बैठक में खास रहने वाला है भटनागर साहब, ये मैं जानना चाहूंगी आपसे, क्योंकि विधानसभा चुनाव है, रणनीति आज बनाई जाने वाली है। हालांकि कांग्रेस कह रही है कि हमारे साथ कुंवर जी मौजूद हैं और वो कह रहे हैं कि आगे कांग्रेस जो है वो अपनी पूरी रणनीति बना रही है यूपी की विधानसभा चुनावों को लेकर। मैं इस पर जवाब लूंगी आपसे, लेकिन उससे पहले वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। यूपी विधानसभा चुनावों को लेकर आज बैठक होने जा रही है दिल्ली में, यह अहम बैठक है, इसी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ दोनों गेस्ट मौजूद हैं, प्रदीप भटनागर जी बीजेपी से और कुंवर सिंह जी हमारे साथ कांग्रेस से मौजूद है। भटनागर साहब, आपसे जानना चाह रही थी, कांग्रेस कह रही है कि हमारी तो पूरी तरीके से तैयारियां हैं और उनके पास चेहरा खुद प्रियंका गांधी है विधानसभा चुनावों के लिए उत्तर प्रदेश में। जी जी बिल्कुल, पिछली बार ही आदरणीय प्रियंका गांधी जी थी जो सीधी 22 से 6 पे आ गई, वो भी देखा हमने, कोई ऐसी बात नहीं है। हम तो देखिए चुनाव जो रणनीति है, सिस्टम है, अपने चुनाव से तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी का सिस्टम है उससे चुनाव लड़े। अदर पार्टियों का सिस्टम है उसमें ना तो हम जानना चाहते ना हम सोच रहे हैं। हमारी रणनीति क्या है वो अपने स्तर पे हम चल के जो भी हमने विधानसभा लोकसभा में चीजें देखी और अख्तियार किया उसके लेवल पे ही काम करेंगे और जनता के बीच में जाएंगे। भटनागर साहब, क्या कुछ मुद्दे इस बार बीजेपी के रहने वाले हैं विधानसभा चुनावों को लेकर? हाँ बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ा तो मुद्दा यही है कि उत्तर प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और जो पिछली सरकार रही उस कार्य में और भारतीय जनता पार्टी कार्य में क्या रहा, सबसे बड़ा विषय ये रहेगा। क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि प्रदेश के अंदर 18 साल बाद 17-18 साल बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है और कितना बदलाव प्रदेश के अंदर फिर दोबारा इतने लंबे टाइम के बाद जो पार्टी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो उत्तर प्रदेश में बनी है इसने क्या कार्य किया, बहुत अहम मुद्दा रहेगा इस चीज का। और जो पार्टियां उत्तर प्रदेश में काम करके चले गई उन्होंने क्या किया उसका भी आकलन जनता से करवाएंगे और उनके बीच में बताएंगे कि आपको शासन लगा तो किसका अच्छा लगा, क्या शासन में आप भय मुक्त हैं, क्या शासन में आपको शासन में विश्वास है। ये चीजें बड़ा अहम मुद्दा रहेगा आज इस बार चुनाव में। दूसरी चीज सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा कोरोना का, कि कोरोना काल के अंदर भारतवर्ष के अंदर मृत्यु दर कैसे रोकी गई, उत्तर प्रदेश के अंदर क्या कार्य सरकार ने किए या नहीं किए, ये भी रहेगा। और उससे बड़ा मुद्दा किसान का रहेगा, क्योंकि जो हमारा उत्तर प्रदेश अधिकतर भाग जो है किसानी क्षेत्र है और किसान मुद्दा बहुत अहम रहेगा। उस विषय को लेके हम हर गांव घर घर ब्लॉक वाइज जाएंगे और हमें अधिकार है अपनी बात रखने का। बिल्कुल भटनागर साहब, ठीक है, बिल्कुल। कुंवर सिंह जी आपके पास आना चाहूंगे। भटनागर साहब कह रहे हैं कि कोरोना का जो मैनेजमेंट है वो किसानों का मुद्दा, पिछली सरकारों ने क्या किया और अब की सरकार क्या कर रही है बीजेपी सरकार, ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो उन्होंने बताए हैं विधानसभा चुनावों में इस बार रहने वाले हैं। लेकिन किसानों का मुद्दा उन्होंने बताया, लेकिन किसान तो इस बार सड़कों पर बैठे हैं। देखिए अब तो इनको डर हो गया ना, अब ये कहेंगे किसान का, इनके खुद के गवर्नर सतपाल मलिक, इनके खुद के मंत्री संजीव बालियान, इन गठबंधन की नेता हरसिमरत कौर बादल इनका साथ छोड़कर चली गई। ये अपने केंद्र के कैबिनेट को नहीं समझा पाए कृषि बिल कि कितना अच्छा है। उनकी 28 साल की मित्र शिरोमणि अकाली दल ने इनका साथ छोड़ दिया। ये किसान बिल पर क्या बताएंगे, दुनिया देख रही है। आपने जो किसान के लिए बिल बनाया उसका तो सीधा सा मतलब है कि पूंजीपति के लिए इनका जो कृषि बिल है वो पैसे से पैसे के लिए बनेगा और जो कृषि चाहते हैं किसान कि पैसे से नहीं मेहनत से पैसा बने। तो देखिए अंतर दुनिया देख रही है और रोड पर बैठे हैं। इनको ये कह रहे हैं हम किसानों का हाल बताएंगे, किसान का मुद्दा लेके जाएंगे। आप किसान के सब बिल के समर्थन में 1 साल लगभग हो गया, कितनी आपने किसान बिल के समर्थन में सभा की है और कितने किसान बिल के समर्थन में संगठनों ने आंदोलन किया है, ये बता दें। और यदि कृषि बिल पर चर्चा आप करना चाहें तो हम वो भी कहेंगे। लेकिन इनकी भटनागर साहब की एक बात मैं कहना चाहता हूं, कह रहे हैं कि कोरोना महामारी का हम लाएंगे। कोरोना महामारी में जितना ऑक्सीजन से मौतें हुई, जितनी मौतें गंगा नदी के 100 दुनिया ने देखा है। और ये ऐसा नहीं है, 100 साल बाद लगभग गंगा नदी पर इतनी लाशें तैरती हुई दिखी हैं। मैं तो कहना चाहता हूं गंगा पुत्र को
जो स्वघोषित उन्होंने कहा मुझे गंगा मैया ने बुलाया है, और उसी बनारस को क्योटो बना रहे थे। आज देखिए नावों से के बारे में, पानी पंजाब के बारे में बरस गया थोड़ा सा, तो नावों से एक राजस्थान दूसरे के से बारे में दूसरे मोहल्ले में जा रहे हैं। बारे में बताइएगा, केरला के बारे में बताइएगा, वही बताइएगा। ठीक है कुंवर जी, ठीक है भटनागर साहब, लेकिन आपने देखिए कोरोना का जो मुद्दा उठाया है, इस बार आपने देखा होगा सदन में भी जिस तरीके से बयान दिया गया ऑक्सीजन की कमी से मौतों को लेकर, उस पर भी विपक्ष ने आपको घेरा है और अब एक्शन में भी सरकार आ गई है। राज्य सरकारों से एक बार फिर से उन्होंने जवाब मांगा है और किस तरीके से जो आंकड़े बताए गए हैं उन पर एक बार फिर से उन्होंने जवाब मांगा है। इसका मैं जवाब आपसे चाहूंगी, लेकिन उससे पहले वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। दोनों गेस्ट को रुक कर लेते हैं। भटनागर साहब, आपसे जानना चाह रही थी, कोरोना का मुद्दा आप इस बार कह रहे हैं कि आप उठाएंगे, विधानसभा चुनावों में इसी मुद्दे के साथ जाएंगे, लेकिन संसद में जिस तरीके से बयान दिया गया, जब पूछा गया आंकड़ों पर, और उसके बाद अब एक बार फिर से राज्यों से आंकड़े मांगे गए हैं, उस पर क्या कुछ कहेंगे आप? जब बातचीत हुई थी तो तब भी ये बात उठी थी। मैं इसे बता दूंगा आपको कि हम तो चाहते हैं ऐसे सवाल कीजिए ना पार्लियामेंट में, और तीसरी सवाल कीजिए, आप पूछिए ना, हम क्यों नहीं पूछते, मगर आप बैठते क्यों नहीं हैं, आप भागते क्यों हैं? जो करोड़ों रुपए का रोज का नुकसान हो रहा है पार्लियामेंट चलाने में, उसका जवाबदेही कौन बनेगा? आप बैठिए ना, आप कोरोना पे पूछिए, चाइना पे पूछिए, पाकिस्तान पे पूछिए, अफगानिस्तान पे पूछिए, आप ऑक्सीजन पे पूछिए, किसने मना करा है? अरे भाई आप रक्षा मंत्रालय के विषय में पूछिए, आप किसने मना करा है? अरे भाई आप आइए तो सही, मर्दों की तरह बैठी तो सही। आप घूंघट निकाल के जो भाग कुंवर सिंह जी, भटनागर साहब कह रहे हैं कि घूंघट निकाल कर आप बैठ जाते हैं सदन में, आप बैठिए तो सही मर्दों की तरह, इस तरीके के बयान उन्होंने दिए हैं। मर्द ही तो थे जो 2010 में विंटर पूरा सेशन में इन्होंने बहिष्कार किया था, तो ये मर्दानगी ही तो है। ये मर्दानगी ही तो है कि लोगों की गंगा नदी में लाशें मिली, और कितने बेशर्मी से इनके स्वास्थ्य मंत्री ने जवाब दिया कि एक भी व्यक्ति ऑक्सीजन की कमी से मौत नहीं हुआ। ये बेशर्मी ही तो है, मर्दानगी ही तो है जो किसान आंदोलन में है। ये मर्दानगी ही तो है जिन्होंने अडानी को 30 साल के लिए वेयर हाउस किराए पर ले लिए, एग्रीमेंट कर लिया कि हर साल 10% उसका हम रेट बढ़ाकर किराया देंगे। और ये मर्दानगी ही तो है जो देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई। ये मर्दानगी ही तो है जो देश के श्रमिक लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में पलायित हुए और उनकी कोरोना के काल मृत्यु हुई। आज की घटना याद दिलाता हूं मैं आपको मुस्कान जी कि 150 यात्रियों से भरी बस बाराबंकी में एक्सीडेंट हुई है। इन मर्दों से पूछिए कि इनकी मर्दानगी है कि एक बस में 150 आदमी कैसे हरियाणा से चले। हरियाणा में इनकी सरकार है, तो कौन से मर्द ने वहां से एक बस में 150 आदमी रवाना किए और बाराबंकी में वो श्रमिक 18 श्रमिकों ने एक्सीडेंट में अपनी जान दे दी। हमारी संवेदना है, हम उन श्रमिकों को श्रद्धांजलि देते हैं, लेकिन इन मर्दों से जरा पूछ लीजिए कि इनकी मर्दानगी वहां कहा जाती है कि जब कोई असहमत होता है तो ये देशद्रोह लगाते हैं। इनकी मर्दानगी वहां कहा थी जब रात को 3 बजे बिटिया को जला दिया गया। इनकी मर्दानगी वहां कहा थी जब कोरोना में दवाई और ऑक्सीजन ब्लैक हो रहा था। जरा इन मर्दों से पूछ लीजिए, फिर हम भी जवाब देते हैं। भटनागर साहब, कई अहम सवाल उठा दिए हैं कुंवर सिंह जी ने। हमने आप क्यों नहीं पार्लियामेंट में बैठते, क्यों आके घुमाते हैं गोल गोल राहुल जी? जब हमने अगर मर्दानगी कही और मर्दान की तरीके जैसे आप आज बोल रहे हैं, अपने आकाओं को, अपने नेताओं को भी बताइए ना, ये ज्ञान उनको क्यों नहीं देते कि वो भी इस तरह बात करें। बड़ा अच्छा लगा आपका बोलना बाराबंकी के बारे में। क्या पंजाब सरकार बताएगी वो बस कैसे निकली वहां से? क्या बताएगी पंजाब सरकार? की बात कर रहे हो क्या आप बताएंगे कोरोना काल के अंदर कि राहुल जी ट्वीट तो करा डॉक्टर बन के, डॉक्टर से बाद में वैज्ञानिक कैसे बन गए, इसके बारे में बताएंगे। अब डॉक्टर के बदले अब वो किसान बन गए, ट्रैक्टर में चढ़ गए, उसके बारे में बताएंगे। अरे आप किसान के इतने तारीफ हैं
बिल्कुल होना चाहिए आप विपक्ष में होंगे, तो किसान के बारे में वार्ता क्यों नहीं करते आप, क्यों भागते हैं आप? कुंवर सिंह जी, ये अरे बात तो भाई, कुंवर सिंह जी, अगर ये बात आप- तो देखिए अगर कहनी ही आपको है। लगता है और कि भटनागर कोविड साहब के ने अंदर- बहुत सही सवाल भी उठाए हैं। आप जब सदन में बैठे हैं तो किसानों का मुद्दा क्यों नहीं उठाया जा रहा है? आप ठीक है, हंगामा सदन शुरू होते ही आपने हंगामा किया, आप शांति से वहां बैठकर किसानों के मुद्दे पर बातचीत कर सकते थे। और यही वजह है कि किसानों ने भी निंदा प्रस्ताव पारित किया है किसान संसद में। देखिए भाई साहब कह रहे हैं हम किसानों पर चर्चा कराना चाहते हैं। कृषि बिल पर स्थगन प्रस्ताव लाया शिरोमणि अकाली दल ने, तो कार्यसूची में क्यों भाजपा ने शामिल नहीं किया? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब विपक्षी दल के नेता स्थगन प्रस्ताव लाते हैं तो माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी उसको कार्यसूची में क्यों शामिल नहीं करते? ऐसे ही चर्चा हो जाएगी। संसद है, वह नियम कानून पर बात ठीक है कुंवर होती। जी, ठीक है, जवाब आपसे लूंगी, मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन फिलहाल इस वक्त की बड़ी तो एक बार फिर से चर्चा की ओर रुख कर लेते हैं। भटनागर साहब, ये खबर भी आपने सुनी होगी, देखिए उत्तराखंड में भी सरकार की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से लगातार विपक्ष आरोप लगा रहा है, उसी के मद्देनजर अब जिस तरीके से हमने खबर बताई कि अब पेयजल कर्मचारी भी धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं। जब आप ही के राज्य में इस तरीके से कर्मचारियों का लगातार धरना प्रदर्शन होता रहेगा तो कैसे जनता विश्वास करेगी आप पर? देखिए, धरना प्रदर्शन ये आज का नहीं है। अब भारत को आज 70 वर्ष होते जा रहे हैं और ये तो 70 वर्षों से ही चीजें सामने हमारे आप ही चलती रही है। और बाकी रही अपना अधिकार मांगना या अधिकार की बात करना, कोई वो दोहराई या गलत नहीं है। हाँ, मगर जो आप किसी चीज को आप अगर करते हैं, आप हड़ताल करते हैं, मगर उस विषय को देखना चाहिए कितना गंभीर है जनता समाज के लिए। ठीक है, आप बिल्कुल आपने सही सवाल करा और हमने तो आपके एम्बुलेंस के विषय में भी हमने आपका बातचीत हुई, इस विषय में हमने तो उससे भी बोला क्या हर चीज का समाधान हड़ताल है, क्या वार्ता नहीं है? जब आपको जब ये किसान आंदोलन चल रहा है, इससे भी एक वार्ता के लिए तो बातचीत की गई और माननीय न्यायालय ने खुद इसको ऑप्शन दिया और इनसे तो किसानों को तो फायदा था, नुकसान नहीं था। मगर इन चीजों को जो इनके पीछे जो अब राजनीतिक हाथ है, लेकिन किसान भटनागर साहब शुरुआत से ही कहते नजर आ रहे हैं कि उनको इसमें अपना कोई फायदा नहीं दिखता, उनको एमएसपी पर लिखित कानून चाहिए। और यही वजह है कि जब उन्हें लिखित कानून नहीं मिला तो उसके बाद अब वो प्रस्तावों को स्थगित करने की मांग कर रहे हैं। कुंवर साहब, आपसे जवाब चाहूंगी जिस तरीके से भटनागर साहब कह रहे हैं। भटनागर साहब ने कहा कि हम किसानों की बात करते हैं। आपका 1 साल हो गया, 3 सेशन आपके चल गए। आपने कहा एमएसपी है, एमएसपी रहेगी, एमएसपी क्या आप सदियों तक रहे आएंगे? आप क्यों संविधान में के अनुसार एमएसपी पर कानून लेकर नहीं आए? एक बात। दूसरी, आपने कहा उत्तराखंड में ये जनता की समस्या वहां दूर करेंगे कि अपने मुख्यमंत्री बदलेंगे। 3 मुख्यमंत्री इन्होंने 5 साल में बदल दिए। ये अपने पार्टी का अस्तित्व बचा रहे हैं, ये जनता की समस्याओं पर क्या दूसरे पर कहेंगे? एक बार और भटनागर साहब ने कही मर्दानगी की, तो मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जवानी में न संभली बीवी, पैदा न कर पाए बच्चा, काहे 130 करोड़ लोगों को जुमला सुना रहे हो चच्चा। बाकी आप समझदार हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा। लेकिन एक बात जान लीजिए भटनागर साहब, मर्द ने देश में बांग्लादेश बनाया, देश से अलग करके, और इसी मर्दानगी पार्टी ने कंप्यूटर लाया, इसी मर्दानगी पार्टी ने संचार लाया, और इसी मर्दानगी की पार्टी ने सार्वजनिक उपक्रम की कंपनियां लाई जो आपके मर्द तथा कथित अब बेच रहे हैं। रेल, हवाई अड्डा, बड़े आरोप भटनागर साहब आप पर लगा रहे हैं। आखिरी कमेंट आपका चाहूंगी इस पर, बात 30 सेकंड में अपनी बात खत्म करिएगा सर। कुंवर जी ने, भटनागर साहब आप पर बहुत ही बड़े आरोप लगाए हैं कि उनकी जो कमाई थी, उन्होंने जो बनाया, वो अब चीजें जो है वो बीजेपी बेच रही है। नहीं, आपने बिल्कुल बनाया। एक बना के दूसरा क्यों नहीं बनाया आप तक? 14 कैसे हो गए, 16 कैसे हो गए, वो बताना पड़ेगा आपको। बिल्कुल, आप कंप्यूटर लाए, जब कंप्यूटर आया तो हजारों लाखों आपने जितने कर्मचारी थे कितना लाठी भाजा, वो भी बताना पड़ेगा आपको। आप परिवर्तन तो करते हैं, मगर परिवर्तन के साथ छुपाते जो चीजें, वो भी आपको बताना पड़ेगा। और रही मर्दा, जो आपने बड़ा गंदा और जो अपशब्द कहे, जो हमें पूरा भारतवर्ष सुन रहा है, चैलेंज करता हूं कांग्रेस को, अगर माँ का दूध पिया है तो उत्तर प्रदेश के अंदर आप सरकार बना के दिखाएं और प्रदेश के अंदर भी, मैं मान जाऊंगा आपको चाहिए। मैं आपको ये भी चैलेंज करता हूँ।
ठीक है भटनागर साहब, ठीक है कुंवर सिंह जी, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय हमें देने के लिए। लेकिन अब देखना होगा कि विधानसभा चुनाव जो आगे आने वाले हैं उसमें मुश्किलें सरकार के लिए भी हैं और मुश्किलें विपक्ष के लिए भी हैं। अब देखना होगा कि दोनों ही पार्टियां इन मुश्किलों से निकलकर कौन सत्ता में एक बार फिर से काबिज होता है। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप जुड़े रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।